सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादिश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और आज हम बात करने वाले हैं द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के पहले ही हम 2 लेक्चर देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने समरी के साथ स्टोरी स्टाइल में समझने की कोशिश की थी। लास्ट लेक्चर में हमें काफी हद तक इस लेक्चर का, यानी कि लेक्चर कहना तो गलत है, लेकिन इस ऐसे का एक नेचर समझ में आ गया है कि बार बार एक ही चीज कही जा रही है कि वैज्ञानिक नजरिया जो है हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का हमारा टॉपिक जो है। पैराग्राफ 4 तक हम देख चुके थे लास्ट लेक्चर में। पैराग्राफ 5 आज हम देखने वाले हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा अलग तरह का है, वरना तो जर्नली 2 लेक्चर के अंदर हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं जस्ट फॉर दिस चैप्टर। रीजन के ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा समझ के पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स अगर देखेंगे, अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए अगर पढ़ेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने यही किया था कि जो भी बात थ्योरेटिकल वे में कही जा रही है, सैद्धांतिक रूप से कही जा रही है, उसे हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हैं। उससे हमें थोड़ा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में मिल रहा है और हम कनेक्ट कर पा रहे हैं चैप्टर से थोड़ा। इन सो फार एज जहां तक की बात है, जहां तक की ये बात है कि इट प्लेसेस ऑल फिनोमिना ऑन द सेम इमोशनल लेवल। जहां तक कि हम इस लास्ट टॉपिक जो हमने बात की थी, वहां तक की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेस करता है, स्थान देता है फिनोमिना को, इस घटना को, इस विचारधारा को सेम इमोशनल लेवल पर, यानी कि एक समान भावनात्मक स्तर पर। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मे बी कॉल्ड द गॉड्स आई व्यू। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वैज्ञानिक नजरिया जो है, उसे कहा जा सकता है उसे कहा जा सकता है कॉल्ड द गॉड्स आई व्यू, यानी कि भगवान का जो नजरिया है, ईश्वर का जो नजरिया है, उसके समान कहा जा सकता है। किसी महान गणितज्ञ ने कहा है कि भाई जिस तरह से इस दुनिया का निर्माण हुआ है, ये जो भगवान है वो निश्चित तौर पर, आप चाहे उन्हें भगवान कह लीजिए, आप चाहे अल्लाह कह लीजिए, आप चाहे ईश्वर कह लीजिए, परमपिता परमेश्वर, वो जो भी आपकी आस्था है वो आप कह सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर वो कोई गणितज्ञ रहे होंगे, क्योंकि हर चीज को जितना प्रिसाइज तरीके से बनाया गया है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी एग्जिस्ट करती है, या इस पृथ्वी का अस्तित्व है, आपका और मेरा अस्तित्व है, वो केवल और केवल एक गणितज्ञ ही कर सकता है। क्योंकि इतना प्रिसाइज तरीके से, इतना पिन पॉइंटेड तरीके से इस विश्व का निर्माण किया गया। मैं एक सीरीज देख रहा था, उस सीरीज के अंदर शेल्डन कूपर करके एक कैरेक्टर है। छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत बुद्धिमान है। वो अपनी माँ से कह रहा होता है कि मतलब उसकी माँ जो है वो थोड़ी सी दुखी होती है, और वो ईश्वर में बहुत ज्यादा मानती थी, भगवान में बहुत ज्यादा मानती थी, लेकिन वो इतनी दुखी होती है कि उस दिन वो भगवान में या ईश्वर में अपनी आस्था खोने लगती है। शेल्डन वहां बैठ करके उन्हें समझाता है कि आपको पता है कि ये दुनिया जो है, अगर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण अगर थोड़ा भी ज्यादा होता तो ये पूरी दुनिया सिमट करके एक बॉल जितनी रह जाती, और अगर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण थोड़ा भी कम होता तो ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में इसके टुकड़े टुकड़े बिखर जाते और ब्रह्मांड शायद होता ही नहीं, है ना। तो इससे वो अपनी मां को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईश्वर जो है उसने गुरुत्वाकर्षण को उतना ही रखा है जितना इस पृथ्वी का अस्तित्व में होने के लिए आवश्यक है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो वैज्ञानिक नजरिया है, मतलब मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि ईश्वर जो होंगे वो निश्चित तौर पर महान गणितज्ञ और महान वैज्ञानिक रहे होंगे, तभी उन्होंने हर चीज को इस तरह से बनाया है कि चीजों का अस्तित्व हो सके। हमारा ब्लड फ्लो होता है, हमारे शरीर में इतनी जटिल संरचनाएं हैं, कौन ऐसा है जो बस वैसे ही इसे बना सकता है बिना विज्ञान की या बिना बायोलॉजी की जानकारी रखे। ठीक है, बट इट डिफर्स प्रोफाउंडली, लेकिन ये बहुत ही अलग है, बहुत ही पृथक है, बहुत गंभीरता के साथ, डीपली, अगर बहुत गहनता से हम इसे देखते हैं, फ्रॉम दैट विच रिलीजियंस हैव एट्रीब्यूटेड टू द ऑलमाइटी इन बीइंग एथिकली neutral. Science cannot determine what is right and wrong, but it differs profoundly. लेकिन ये गंभीरता से बहुत ही डीपली, ये बहुत ही अलग है। From which, जो कुछ भी
रिलीजन्स हैव एट्रीब्यूटेड, यानी कि रिलीजन यानी धर्म जो है, धर्म ने जितनी भी चीजें इस पूरे विश्व को दी है, एट्रीब्यूट किया है या उसके जो गुण बताए हैं टू द ऑलमाइटी, यानी भगवान या सर्वशक्तिशाली ईश्वर के जो गुण बताए धार्मिक क्षेत्रों में, उन धार्मिक क्षेत्रों से बहुत ही अलग हैं, जो वास्तविकता में हम भगवान के गुणों को नहीं देख रहे हैं, है ना। मतलब जैसे हम लोग जब भगवान के गुणों की व्याख्या करते हैं धार्मिक व्यक्ति होते हुए, तो हम उन्हें कोई चमत्कारी या उस तरह का व्यक्ति बताते हैं, है ना, कि वो कुछ भी कर सकता है। देखो मैं उदाहरण नहीं दूंगा, उदाहरण दूंगा तो किसी ना किसी धर्म से जुड़ जाएगा और बच्चे कहेंगे सर आप मजाक उड़ा रहे हो। तो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि धार्मिक जितने भी लोग हैं, धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक जितनी भी मान्यताएं हैं, उन्होंने हमें ईश्वर के बारे में जो कुछ बताया है, विज्ञान जो है ईश्वर के बारे में उससे अलग अवधारणा रखता है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी उन्हें मानता है। इन बीइंग एथिकली न्यूट्रल, कि वह नैतिक तौर पर, नैतिकता की दृष्टि से न्यूट्रल है, उदासीन है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। साइंस कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, विज्ञान जो है ये निर्धारित नहीं कर सकता कि क्या सही है क्या गलत है। एंड शुड नॉट ट्राई टू, और विज्ञान को कभी प्रयास करना भी नहीं चाहिए, विज्ञान को कभी ऐसी कोशिश करनी भी नहीं चाहिए कि विज्ञान हमें बार बार बताए या विज्ञान ये बताने का प्रयास करे कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा विज्ञान को नहीं करना चाहिए, ठीक है, विशेषकर इस चैप्टर के अनुसार। चलिए, इट कैन वर्क आउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरियस एक्शंस, तो विज्ञान जो है, विज्ञान कैसे वर्कआउट कर सकता है, विज्ञान कैसे कार्य कर सकता है, तो विज्ञान केवल और केवल परिणामों को देखता है। अलग अलग, वेरियस का मतलब क्या है, अनेकों प्रकार के जो एक्शंस हुए, कार्य हुए हैं, अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों के परिणाम को देख करके विज्ञान काम करता है। बट इट कैन नॉट पास जजमेंट ऑन देम, लेकिन ये उन पर जजमेंट नहीं कर सकता, उन पर फैसले नहीं सुना सकता ना। जजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर फैसला सुनाना, तो यहां पर फैसला नहीं सुना सकता है विज्ञान। वह केवल और केवल आपको नतीजा बता सकता है कि भैया किसी कार्य को करने का क्या नतीजा होता है, लेकिन ये होगा ही होगा या ऐसा ही होता है, ऐसा कभी भी विज्ञान इस तरह के तर्कों का इस्तेमाल नहीं करता। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट का मतलब है जीवाणु वैज्ञानिक जो है, जो बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं से संबंधित जो अध्ययन करते हैं, कैन मेयरली पॉइंट आउट दैट पोल्यूशन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इज लाइकली टू कॉज एज मेनी डेथ्स एज लेटिंग ऑफ अ बॉम्ब इन पब्लिक स्ट्रीट। तो बायोलॉजी के जो या बैक्टीरिया के जो वैज्ञानिक हैं, जो बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, वो केवल इतना बताते हैं कि भैया अगर आप शहर के लोगों को प्रदूषित जल दे रहे हैं पीने के लिए, ऐसा जल दे रहे हैं जो कि प्रदूषित है, बैक्टीरिया से युक्त है, तो उस जल को लोगों को पीने के लिए देना इस समान है जैसे आप खुली सड़क पर एक बॉम्ब आपने छोड़ दिया है, वो बॉम्ब जैसे ही फटेगा लोग मर जाएंगे। तो मतलब बॉम्ब से लोगों का मरना और बैक्टीरिया युक्त जल से या प्रदूषित जल से लोगों का मरना एक समान ही है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट कैन मेयरली पॉइंट आउट, वे केवल इस बात को पॉइंट आउट कर सकते हैं, इंगित कर सकते हैं, दैट की पॉल्यूशन ऑफ पब्लिक वाटर, कि जो प्रदूषण है सार्वजनिक जल सप्लाई के अंदर, यानी जो वाटर सप्लाई होती है, जैसे हमारे घर में भी जो पाइप से नल आता है, नल आना बोलते हैं, पानी आना बोलते हैं, इज लाइकली टू कॉज, वह बिल्कुल इस समान है जो कारण बनता है, एज मेनी डेथ्स, उतनी ही मृत्यु का, एज लेटिंग ऑफ मतलब मुक्त छोड़ देना, खुला छोड़ देना एक बॉम्ब को पब्लिक स्ट्रीट पर, यानी कि लोग जहां आते जाते हैं उस सड़क पर बॉम्ब को छोड़ देना। बट ही इज नो बेटर इक्विप्ड देन एनीवन एल्स इन possession of the knowledge he has gained for determining whether these two acts are equally wrong। लेकिन अगर हम यहां पर देखें कि जो ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट है उसके लिए कहा जा रहा है वह इतनी अच्छी तरीके से इक्विप्ड नहीं है, इतने अच्छी तरीके से सुसज्जित नहीं है। सुसज्जित का मतलब है उसके पास इतने वो नहीं है, संसाधन नहीं है, इतनी मशीनरी नहीं है। ऑफ द नॉलेज, ज्ञान के आधार पर, ही हैज गेन्ड, जो उसने प्राप्त किया है, फॉर डिटरमाइनिंग, इस बात को तय करने के लिए या निश्चित करने के लिए, वेदर दीज टू एक्ट्स आर इक्वली रॉन्ग, के
ये दोनों के दोनों जो कार्य हैं वे एथिकल रूप से अगर हम देखें, नैतिक रूप से अगर हम देखें, दोनों ही कार्य गलत हैं। यानी कि बैक्टीरिया युक्त पानी लोगों को पीने के लिए देना या प्रदूषित जल लोगों को पीने के लिए देना या एक बॉम्ब को खुले सड़क पर फटने के लिए छोड़ देना, ये दोनों ही कार्य गलत हैं। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक नहीं कहता है, बस वो आपको तुलनात्मक रूप से बता देगा कि भैया ये दोनों कार्य समान हैं, इन दोनों कार्यों में समानता है, केवल इतना ही हम देखते हैं। एक छोटी सी बात है, एक व्यक्ति है जिसको केवल इतना कहा गया है कि भैया जितना आपसे पूछा जाए उतना जवाब दो, तो उसने प्रदूषित जल को देखा, कितने लोग पी रहे हैं देखा, कितने लोग पी के मर रहे हैं देखा, बॉम्ब फटा कितने लोग मरे उसने देखा, दोनों चीजों की तुलना की, बता दिया भैया ये दोनों चीजें एक समान है। लेकिन वो कहीं से ये नहीं कह रहा है कि ये गलत है वो गलत है, ये सही है वो सही है, क्योंकि वो सही और गलत बताने वाला अपने आप को कोई भी नहीं मानता। वो अपने आप को केवल इतना मानता है कि भैया मेरा केवल और केवल काम कितना है, मेरा रिसर्च करना है, रिसर्च का जो नतीजा है वो नतीजा बताना मेरा काम है। सिंपल सी बात जानता है वो। द एनिमीज ऑफ द साइंस, जो शत्रु हैं विज्ञान के, अल्टरनेटली एक के बाद एक अब्यूज इट्स एक्सपोनेंट्स, यानी इसके प्रतिपादक को अब्यूज करते हैं, खराब करते हैं, परेशान करते हैं। फॉर बीइंग डेफ टू मॉरल कंसिडरेशन, और कैसे खराब करते हैं, वो बिल्कुल डेफ हो जाते हैं, बिल्कुल बहरे हो जाते हैं जब भी नैतिक चीजों पर विचार करने की बारी आती है। यानी कि जो विज्ञान को झुटलाते हैं, जो विज्ञान को असत्य बताते हैं, जो विज्ञान को ऐसे मानते हैं कि ये केवल और केवल लोगों को ठगने का तरीका है, तो ऐसे लोगों के लिए यहां पर क्या कहा गया है कि भाई ऐसे जो लोग हैं वो एक के बाद एक आते हैं और विज्ञान पर आरोप लगाने का काम करते हैं, और विज्ञान के जो भी घटक निकल के सामने आते हैं उन पे आरोप लगाते हैं, और जो मॉरल कंसिडरेशन है यानी नैतिकतावादी विचारधारा है वो उसके बारे में जब बात की जाती है तो बहरे बन जाते हैं। एंड फॉर इंटरफियरिंग इन एथिकल प्रॉब्लम्स विच डू नॉट कंसर्न देम, और फिर क्या करते हैं वो इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, दखलंदाजी करना शुरू कर देते हैं। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है, दखलंदाजी करना, दखलंदाजी करना शुरू कर देते हैं एथिकल प्रॉब्लम्स में, यानी नैतिकतावादी विचारों के अंदर, विच डू नॉट कंसर्न देम, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, जिस चीज की वास्तविकता में वो चिंता करते भी नहीं है। तो ये वास्तविकता है। आप अगर बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं है ना, अब आप जैसे किसी धार्मिक मान्यता को आप विज्ञान के आधार पर गलत साबित कर देते हैं, बात को बड़ा ध्यान से सुनना और बड़े शांत चित्त होकर सुनना, मतलब उबलना मत, ठीक है। हम केवल चैप्टर की बात कर रहे हैं यहाँ, ये ना तो मैं अपने निजी भावनाओं की या निजी विचारों की बात कर रहा हूं, ना ही मैं किसी पर आक्षेप लगाने का कोई मेरा इरादा है। बात को हमें समझना है चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। चैप्टर इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई धार्मिक मान्यता है और विज्ञान ने उस धार्मिक मान्यता पर शोध किया, शोध करने पर पता चला वो धार्मिक मान्यता गलत है, ठीक है। अब जैसे ही उसको गलत साबित किया जाएगा तो धार्मिक मान्यता वाले लोग विज्ञान को कोसना शुरू कर देंगे, अब्यूज करना शुरू कर देंगे कि ये जांच की ही इसलिए गई थी ताकि हमारी मान्यताओं पर आक्षेप किया जा सके या हमारी मान्यताओं पर आरोप लगाया जा सके या उन्हें बदनाम किया जा सके। वही बात यहां पर कही जाती है। और फिर क्या करता है वही व्यक्ति, जब नैतिकता की बात आती है तो बहरा हो जाता है, वो उस बात को सुनना ही नहीं चाहता, ठीक है, और बाद में इंटरफेयर करने लगता है एथिकल प्रॉब्लम्स में जिससे उसका लेना देना है भी नहीं। बोथ ऑफ दीज क्रिटिसिज्म, ये दोनों ही तरह की जो आलोचनाएं हैं, कैन नॉट बी राइट, ये दोनों ही तरह की आलोचनाएं सही नहीं हो सकती। कैन नॉट बी राइट का मतलब ये सही नहीं हो सकती, इनमें से एक मान्यता सही हो सकती है, एक नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहां पर, now the tendency of the average man has always been on dwell on the emotional and ethical side of a case rather than on facts of the somewhat dull kind which interest the scientist. Now the tendency, अब हम जो प्रकृति की बात करते हैं, प्रवृत्ति की बात करते हैं, ऑफ द एवरेज मैन, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है, किस सोच से, किस विचारधारा से वो जीवन जीता है, ठीक है। हैज ऑलवेज बीन ऑन 12, वह लगातार इन चीजों के बारे में सोचता रहता है। द इमोशनल एंड एथिकल साइड ऑफ अ केस, तो एक केस का जो तरफ होता है, दो साइड के बारे में, किसी भी मुद्दे की दो चीजों को सोचता है कि क्या जो कार्य हम कर रहे हैं ये नैतिकता के आधार पर सही है कि नहीं है, और दूसरा वो ये देखता है कि भाई नैतिकता के आधार पर सही है कि नहीं है, दूसरा आप कह सकते हो भावनात्मक तौर पर यह सही है कि नहीं है।
एथिकल का मतलब है नैतिकता, नैतिकता के आधार पर कोई चीज सही है कि नहीं है, और दूसरा भावनात्मक तौर पर इमोशनली आपको वो चीज कितना अपील कर रही है, रेदर देन ऑन फैक्ट्स ऑफ समवॉट डल, बजाय उनके कि वह उन तथ्यों पर ध्यान नहीं देना चाहता, उन सत्यों पर ध्यान नहीं देना चाहता, समवॉट डल काइंड, डल काइंड मतलब बड़े नीरस होते हैं, विच इंटरेस्ट द साइंटिस्ट, जिसमें केवल वैज्ञानिक ही रुचि लेते हैं। देखो एक आम व्यक्ति की बात मैं करूं, एक सामान्य व्यक्ति की मैं बात करूं, वो किसी भी चीज को भावनात्मक तौर पर और नैतिकतावादी तौर पर देखता है। जैसे एक विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बता देता हूं, सही गलत आप तय कर लेना, ठीक है। मैं सही और गलत तय करने वाला कोई नहीं हूं, है ना, क्योंकि मैं तो वैज्ञानिक के साथ चल रहा हूं, तो मुझे तो किसी चीज पर जजमेंट नहीं देना है, आप लोगों को जजमेंट अपना खुद तय करना है। दो चीजें हैं, पहली चीज है पशु बलि, किसी भी धर्म में किसी भी संप्रदाय में किसी पशु की बलि दी जाना। अब कोई भी व्यक्ति पशु बलि के बारे में दो तरीके से सोचता है कि भाई ये क्या ये एथिकली ठीक है, क्या ये नैतिकता के आधार पर सही है, क्या ये भावनात्मक तौर पर सही है, क्या मुझे इमोशनली कोई प्रॉब्लम नहीं है पशु बलि से, या मेरे हिसाब से एथिकली भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मुझे इन दोनों आधार पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वह इस तरीके से सोचना चाहेगा पशु बलि को लेकर के। वहीं पर एक वैज्ञानिक जो होगा वो केवल फैक्ट्स की बात करेगा, वो केवल तथ्यों की बात करेगा कि भाई पशु बलि से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण के घटकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मनुष्य या मानव जीवन जो है उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो केवल इन चीजों को देखेगा एक वैज्ञानिक। उसको कोई मतलब नहीं है कि कोई चीज कैसी फील हो रही है। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको ठीक फील ना हो, लेकिन फिर भी वो सही है। बहुत सारी चीजें जो आपको अच्छी लगे, आपको फील बेटर कराएं, लेकिन वो साइंटिफिकली वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। ऐसे ही कुछ चीजें एथिकली सही लगती हैं और कुछ चीजें एथिकली सही नहीं लगती हैं। और मेरा ये मानना है, ये अब मैं अपनी निजी बात कह रहा हूं, पर्सनल जो मैं सोचता हूं, एथिक्स और इमोशंस जो है वो टाइम और सिचुएशन के साथ चेंज हो जाते हैं। एथिक्स और इमोशंस का कोई ठोस बेस नहीं है कि भाई ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर अपने 10 साल के बेटे को चाटा मार रहा है तो आपके एथिकल और इमोशनल जो व्यूज हैं वो ये हो जाएंगे कि यार ये तो कितना क्रूर आदमी है, बहुत खराब आदमी है, बेटे को मार रहा है। जब आप पिता बनेंगे, माता बनेंगे, तब आपका 10 साल का बच्चा आपके स्कूल गया है और स्कूल से कुछ बच्चों की पेंसिल वेंसिल और कुछ चीजें चुरा के ले आया है लालच की वजह से। वो जैसे ही घर आकर आएगा आपसे छुपाने की कोशिश करेगा, आप वो देख लोगे कहां से लाया, क्या करा, पता लगाया उसने चोरी करी है। आप भी वही काम करोगे जो पहले आपने देखा है कि कोई और व्यक्ति अपने 10 साल के बेटे के साथ कर रहा था। तो एथिक्स भी चेंज हो गए और फीलिंग्स भी चेंज हो गई, इमोशंस भी चेंज हो गए, ठीक है। बात समझ में आई क्या? तो इसलिए हम ये देखते हैं कि भैया जो टेंडेंसी होती है एक नॉर्मल व्यक्ति की, वो केवल सोचता है, विचार करता है किसी भी टॉपिक को भावनात्मक या फिर नैतिकता के आधार पर, जबकि एक वैज्ञानिक जो है उसका इंटरेस्ट जो है, उसकी रुचि जो है केवल तथ्यों पर रहती है, जबकि एक आम व्यक्ति तथ्यों को नहीं देखना चाहता। लेट मी टेक 2 एग्जाम्पल्स। चलिए मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल लेता हूं। द प्रॉब्लम ऑफ द अमेरिकन निग्रो एंड द प्रॉब्लम ऑफ द डिजीज। अमेरिका में जो निग्रो लोग रहते हैं, अमेरिका में जो अश्वेत लोग रहते हैं, उन अश्वेत लोगों की समस्या और साथ ही साथ बीमारी की समस्या। ये 2 एग्जाम्पल है हमारे, निग्रोज की समस्या और बीमारी की समस्या। अ लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन्स होल्ड दैट द निग्रो इज डेफिनेटली इंफीरियर टू द व्हाइट मैन। बड़ी संख्या में, अ लार्ज नंबर का मतलब क्या है, बड़ी संख्या में अमेरिका के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि निग्रोज जो हैं, अश्वेत लोग जो हैं, वो निश्चित तौर पर इंफीरियर हैं। इंफीरियर मतलब कमतर हैं, कम मानते हैं उनको व्हाइट मैन से, यानी एक श्वेत आदमी से। एंड शुड, और क्या करना चाहिए इसके लिए, एज फार एज पॉसिबल बी सेग्रेटेड फ्रॉम हिम। और वे प्रयास करते हैं, एक श्वेत आदमी, एक गोरा आदमी कोशिश करता है कि अश्वेत आदमी से वो अलग रहे, उससे वो पृथक रहे। आप देखेंगे बहुत जगह, आप नॉर्मली नोटिस कर सकते हैं इस चीज को कि एक टेबल है, एक टेबल पर एक निग्रो व्यक्ति बैठा है, वो आराम से बढ़िया कपड़े वपड़े पहन करके साफ सुथरा बैठा है, अपनी कॉफी पी रहा है, अखबार पढ़ रहा है या बुक पढ़ रहा है, ठीक है, ही इज हैविंग हिज ओन टाइम। कोई अश्वेत व्यक्ति वहां आएगा और जैसे वो बुक नीचे करेगा और देखेगा वो सामने बैठा हुआ है, तो जो श्वेत व्यक्ति को जैसे ही पता चलेगा ना, यार मैंने तो देखा नहीं अखबार की वजह से अश्वेत है, उठ करके वहां से तुरंत चला जाएगा, क्योंकि वो सेग्रीगेट होना चाहता है, वो उनसे अलग रहना चाहता है, वो उनसे दूर रहना चाहता है कि भाई स्टे अवे फ्रॉम मी।
अदर्स बिलीव दैट ही शुड एंजॉय द सेम राइट्स, और बाकी लोग ये विश्वास करते हैं कि जो अधिकार श्वेत लोगों को मिलने चाहिए वही अधिकार अश्वेत लोगों को भी मिलने चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई परेशानी तो है नहीं। ठीक है, तो ये एक दो समस्याओं के बारे में उदाहरण के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। द बायोलॉजिस्ट कैन नॉट डिसाइड बिटवीन देम, और बायोलॉजिस्ट जो है यानी कि हमारे शरीर विज्ञान को जो जानने वाले वैज्ञानिक है, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। उनके लिए आपकी चमड़ी श्वेत है, ठीक है, अश्वेत है, ठीक है, आप ब्राउन है, ठीक है, आप रेड अमेरिकन है, ठीक है, आप जो है, ठीक है, उसको आपके स्किन के कलर से कोई मतलब नहीं है, उसे आपके इंटरनल ऑर्गन्स से मतलब है, क्योंकि वह उन्हीं का अध्ययन करता है। और उसी अगर कोई व्यक्ति किसी का इलाज करना चाहेगा तो मुझे तो भैया आपकी बीमारी से मतलब है ना, आपकी चमड़ी का रंग क्या है मेरे को क्या मतलब है, कोई सा ही हो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो बायोलॉजिस्ट जो है डिसाइड नहीं कर सकता इन दोनों के बीच में कि भाई क्या समस्या है और क्या समस्या नहीं है। ही कैन पॉइंट आउट दैट द नीग्रोज स्कल इज मोर एप लाइक देन द व्हाइट्स। एप कहा जाता है वनमानुष को, है ना, वनमानुष बोलते हो आप, और क्या बोल सकते हैं उनको, वनमानुष को और क्या बोलते हैं अपन, चिंपैंजीज जो होते हैं, चिंपैंजी, है ना, चिंपैंजी जो होते हैं उसके लिए एप उनको कहा जाता है। तो वह केवल ये पॉइंट आउट कर सकता है कि निग्रो की जो खोपड़ी होती है, स्कल, ये स्कल कहलाता है, ये जो हड्डी है ना ये वाली, ये स्कल कहलाता है, ये ज्यादा एप की तरह होती है। एप यानी कि वनमानुष या फिर अभी मैंने बताया था चिंपैंजी की तरह होती है, लाइक देन द व्हाइट्स, और व्हाइट्स की उतनी चिंपैंजी की तरह नहीं होती। बट हिज हेयरलेस स्किन लेस सो, लेकिन उसकी यानी अश्वेत व्यक्ति की जो स्किन है वो ज्यादातर हेयरलेस होती है, उसपे ज्यादा बाल नहीं होते, और ऐसा सो एंड सो फोर्थ। और इसी तरीके से एक बायोलॉजिस्ट चीजों को देखता है। बट ही कैन नॉट नोट द रिजल्ट्स ऑफ द टू डाइवर्जेंट पॉलिटिकल व्यूज, लेकिन एक वैज्ञानिक जो है वह किसी भी तरीके से परिणाम नहीं निकाल सकता दो अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों का, एज टू द नीग्रोज, जैसा कि नीग्रोज के साथ भी होता है। इन द कंट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सर्दर्न स्टेट्स द बर्थ रेट ऑफ द नीग्रो पॉपुलेशन एक्सीड्स द डेथ रेट, यानी कि अगर हम किसी भी देश के उन डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, उन जिलों को देखें, गोरिल्ला, हाँ गोरिल्ला, जो कि सर्दर्न स्टेट्स में है, सर्दर्न स्टेट्स का मतलब देश के दक्षिणी भाग में है, तो वहां पर जो बर्थ रेट होगी यानी कि जन्म दर जो होगी नीग्रो पॉपुलेशन की, अश्वेत लोगों की जनसंख्या की जो जन्म दर होगी वह हमेशा क्या होगी, एक्सीड करेगी, ज्यादा होगी डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर की तुलना में। इन द सर्दर्न टाउन्स, दक्षिणी क्षेत्रों के अंदर, ऑल थ्रू द नॉर्थ, यानी दक्षिणी टाउन से लेकर के पूरा नॉर्थ अगर आप आते हैं, मोर निग्रोज डाइज देन बॉर्न, ज्यादातर निग्रोज की डेथ हो जाती है जन्म से ज्यादा। यानी कि इस वाक्य में ये कहा जा रहा है कि निग्रो जनसंख्या जो है, जैसे जैसे साउथ से अगर आप पूरा नॉर्थ तक अगर आप देखोगे तो निग्रोज में जन्म दर जो है वो कम है और मृत्यु दर जो है वो ज्यादा है। तो देखो, अगर किसी भी ग्रुप की या किसी भी एक जन समूह की अगर मृत्यु दर ज्यादा होगी और जन्म दर कम होगी तो उनकी जनसंख्या में कमी आएगी, उनकी जनसंख्या न्यून होगी, क्योंकि लोग पैदा कम हो रहे हैं और मर ज्यादा रहे हैं। Their high death rates are due to the fact in the environment suitable to a white man, और उनकी मृत्यु दर का एक सीधा सीधा कारण यह है कि जो एनवायरमेंट है, खास करके कौन सा एनवायरमेंट, नॉर्दर्न स्टेट्स का, या नॉर्दर्न स्टेट्स जिनको आप कह सकते हो, नॉर्दर्न स्टेट्स यानी कि उत्तरी जो राज्य हैं, वहां पर जो एनवायरमेंट है, वहां का जो पर्यावरण है वो ज्यादा उपयुक्त है श्वेत लोगों के लिए, लेकिन अश्वेत लोगों के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखोगे भारत की अगर आप बात करोगे, कश्मीर की तरफ आप जाओ, सारे गोरे चिट्टे लोग, और उधर ही आप तमिलनाडु की तरफ जाओ तो आपको सारे अश्वेत किस्म के लोग मिलेंगे। क्यों, क्या कारण है बताओ, क्या कारण है? बीच में सारे ब्राउन हैं, भूरे हैं, ना काले हैं ना गोरे हैं, सारे भूरे हैं। बताओ क्या कारण है? कि अगर हम उत्तरी भारत की बात करते हैं और उत्तरतम यानी कि सबसे ज्यादा उत्तर में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो लोग हैं उनकी चमड़ी का रंग जो है वो सफेद है, और वहीं पर अगर हम दक्षिण भारत की तरफ बात करें, ज्यादातर लोगों की चमड़ी का रंग काला है। क्या कारण लगता है आप लोगों को, क्या कारण हो सकता है? इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछूंगा,
इसलिए फटाफट जवाब दो इसका। ये उनका एनवायरनमेंट है जो उन्हें ये कलर देता है। उनका एनवायरनमेंट, उनका खान पान और उनके जेनेटिक्स, उनके जीन्स जो उन्हें ये कलर देते हैं। अब अगर मैं एक कश्मीरी व्यक्ति को जबरदस्ती सर्दर्न इंडिया में रखना चाहूं और एक सर्दर्न इंडिया के व्यक्ति को जबरदस्ती नॉर्दर्न इंडिया में रखना चाहूं तो बहुत अच्छे से जी नहीं पाएंगे, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पर्यावरण उनके अनुकूल नहीं है, पर्यावरण उनके प्रतिकूल है ना। अब जैसे मैं राजस्थान से हूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था किसी से, जो राजस्थान के लोग हैं उनके जीन्स ही ऐसे हैं कि उनका कम पानी में भी काम चल जाता है। यानी दिन भर में अगर कोई व्यक्ति 3 से 4 लीटर पानी भी पी रहा है, 3 लीटर पानी भी पी रहा है, 2.5 लीटर पानी भी पी रहा है तो भी मस्त है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स ही ऐसे हैं। यहां पानी ज्यादा होता नहीं है और ज्यादा पानी नहीं होता तो धीरे 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 जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती गई, जैसे जैसे वंशावलियां चलती गई, हमारे शरीर ने हमें इस लायक बनाया कि हम कम पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके आसपास झील झरने बहुत ज्यादा हो, उसको हर थोड़े टाइम में प्यास लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उसका शरीर उसके लिए इंडिकेटर की तरह काम करता है कि भाई आप हमेशा से हर आधे पौन घंटे 2 घंटे में पानी पीते रहें, तो आपको पीते रहना है। और राजस्थान के अंदर क्या है, कोई आदमी चला गया, मान लीजिए कि जैसे मैं अजमेर से हूं, मैं यहां से जोधपुर चला गया, 4.5 घंटे का रन है, तो ठीक है, मुझे पता है भयंकर गर्मी भी पड़ रही है, तो मैं 1 लीटर पानी की बोतल लेके भी बैठूंगा तो 4.5 घंटे में वहां उतर जाऊंगा। दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति राजस्थान में आएगा तो तब तक वो 4 लीटर पानी पी जाएगा 4.5 घंटे के रन में। लेकिन मैं उतना नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? क्योंकि जेनेटिकली मेरे जो फोर फादर्स हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, उनके समय से ही जेनेटिक्स धीरे 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 चेंज होने लगे और वही जेनेटिक्स मुझे मिले हैं, वही जेनेटिक्स अब मेरे बच्चों को मिलेंगे, तो वो भी कम पानी में काम चला लेंगे। तो ये फर्क पड़ता है, ठीक है। एनवायरनमेंट का फर्क ये पड़ता है कि हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम जैसे पर्यावरण में रहते हैं, हमारा शरीर, हालांकि समय लगता है, लेकिन हमारा शरीर धीरे 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 उस एनवायरनमेंट में ढलने लग जाता है। अब जैसे मैं पहली बार भोपाल गया पढ़ाई करने के लिए, पहली बार राजस्थान से बाहर पढ़ाई करने गया था भोपाल। मैं 15 दिन इतना भयंकर परेशान रहा जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां जो पानी आता है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है। और मैं जब भोपाल गया, वहां जो मुझे पानी पीने के लिए मिला उसमें कैल्शियम की मात्रा कम थी, मतलब बहुत कम है राजस्थान की तुलना में। ये मेरा प्रैक्टिकल आजमाया हुआ वो है। अब वहां के लोग जो वहां का पानी पीते हैं वो सब नॉर्मल है। मैं यहां से वहां गया और मेरा पेट डिस्टर्ब, मेरा स्टमक पूरा डिस्टर्ब हो गया। 10 दिन मतलब कॉलेज आना जाना सब बहुत बुरी तरह से मैनेज हुआ। एक तो नया शहर, नया राज्य, नई तरह की भाषा, नए तरह का कल्चर, नए तरह के लोग, नई तरह की विचारधारा, उन लोगों के बीच में एडजस्ट करना, फिर रूम रेंट करना, रूम को सेटल करना। और मेरा तो वहां पहुंचते के साथ ही जस्ट स्टमक गॉट डिस्टर्ब्ड, पेट पूरा खराब। अब मैं तो कुछ घर पे वालों को फोन करूं, मैं क्या करना है इसका, यहां तो व्यवस्था बैठ नहीं रही। बोले डॉक्टर को दिखा, बात करेंगे। डॉक्टर ने जैसे पूछा आप कहां से हो, मैंने कहा राजस्थान से। कुछ नहीं, उसने कैल्शियम की गोलियां लिखी। बोला भैया 20 दिन आराम से कैल्शियम की गोलियां खाओ, आपको कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री रहो। फिर वही जो आप फिल्मों वगैरह में देखते हो, मैं बॉटल्स खरीद खरीद के पानी पी रहा था क्योंकि मुझे अपने आप को तो बचाना ही था। लेकिन 20 दिन 25 दिन का समय लगा, मेरा शरीर वहां के एनवायरनमेंट में ढल गया। अगर नहीं ढलता, सोचो इन केस नहीं ढलता, मेरी मृत्यु हो सकती थी, मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता था। मेरा शरीर एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से रेजिस्ट करता है कि नहीं, इस एनवायरनमेंट में नहीं रहना है, मजबूरी में मुझे भोपाल छोड़ के भागना पड़ता यही तो होता, और क्या होता। तो ये पर्यावरण का प्रभाव है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, उम्मीद करता हूं, आई जस्ट क्रॉस फिंगर, कि समझ में आ रही होगी कि भाई जो अश्वेत लोग हैं उनकी मृत्यु दर क्यों बढ़ रही है। क्योंकि वो रह रहे हैं अमेरिका में, उन्हें रहना चाहिए था साउथ अफ्रीका साइड में, क्योंकि वहां पर उनके लिए उनके हिसाब से उनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट होता। अब वो श्वेत लोगों की कंट्री में है, वहां पर जो एनवायरनमेंट है उनके जेनेटिक्स के लिए वो सुटेबल नहीं है, इसलिए वहां पर उनकी मृत्यु दर ज्यादा है, जन्म दर कम है। क्लियर है क्या? हाँ ना, कुछ बोलो भाई। दे डाई ऑफ कंजप्शन एंड अदर डिजीज, तो वो कंजप्शन यानी कि भोजन इत्यादि की वजह से उनकी मृत्यु होती है और दूसरी बीमारियों की वजह से। जस्ट एज द व्हाइट मैन डाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट, तो जब वेस्ट कोस्ट यानी कि वेस्ट की तरफ जो समुद्र तटीय इलाका है वहां पर कोई भी व्यक्ति जाता है, श्वेत व्यक्ति,
तो उसको भी वहां पर, कहां पर, कौन सा वेस्ट कोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, अफ्रीका के, तो अफ्रीका के अंदर कोई भी अगर व्हाइट मैन जाएगा तो व्हाइट मैन की मृत्यु होने की संभावना अधिक होगी। वैसे ही अगर कोई अश्वेत व्यक्ति उत्तरी क्षेत्र में जाएगा तो उसकी मृत्यु दर की संभावना अधिक होगी। निग्रोज ओरिजिनल होम, जो निग्रो यानी अश्वेत लोगों का वास्तविक घर है, अगर वहां पर कोई व्यक्ति जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे परिणाम वहां उसे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो इफ यू कीप द निग्रो आउट ऑफ कार्स, फैक्ट्रीज एंड सो फोर्थ, तो अगर आप लोग जो अश्वेत लोग हैं उन्हें बाहर ही रखते हैं कारों से, फैक्ट्री से और इसी तरह से दूसरी चीजों से, एंड फ्राइटन हिम अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट विथ व्हाइट्स बाय एंड अकेजनल लिंचिंग, और आप उन्हें किसी भी श्वेत आदमी से संपर्क बनाने से अवे रखते हैं, दूर रखते हैं, अकेजनल, कभी कभार लिंचिंग के माध्यम से, यानी कि भीड़ के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दिया जाना। यू ड्राइव हिम बैक टू द कॉटन फील्ड्स, तो शायद आप उन्हें धकेलते धकेलते वापस कपास के खेतों में भेज देंगे। वेयर ही लिव्स हेल्दीली, जहां वो बहुत ही स्वस्थ रहकर जी सकता है। ब्रीड्स रैपिडली, अपने बच्चों को जल्दी से या तेजी से अच्छे तरह से जन्म दे सकता है। दस क्रिएटिंग अ निग्रो प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और इसी तरीके से जो नीग्रोज हैं उनके लिए समस्या बन जाएगी आगे आने वाली पीढ़ियां। एक छोटी सी बात है, आप लोग जाकर शहर में बस गए क्योंकि गांव में आपके लिए कुछ भी नहीं था। अब आप शहर में बसे और शहर में लोगों ने आपको धुतकारना शुरू कर दिया, अरे ये तो गांव वाला है, इसके साथ हमें संपर्क नहीं करना, अरे ये तो गांव वाला है, इसको हम कार में नहीं बिठाएंगे, अरे ये गांव वाला है, इसको हम बस में नहीं बिठाएंगे। और कभी कभार लड़ाई झगड़े के दौरान गांव वालों को, जो गांव के लोग शहर में जाकर बस गए हैं अपने भरण पोषण के लिए, उन्हें मार पीट करके वहां से भगा दिया जाए या मार मार के हत्या ही कर दी जाए, विवश कर दिया जाए कि वापस गांव में जाके बसो भैया, शहर में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, हमारे यहाँ पे एक शब्द बोलते हैं, मैं तो खैर अपने लिए बहुत ज्यादा बोलता हूँ, गावड़ा। गावड़ा मतलब गांव का रहने वाला है, गवेटी। तो गावड़ा या गवेटी जो है उसको जबरदस्ती आपने वापस गांव में भेज दिया। अब गांव में जब वो था, उसके खुद के भरण पोषण की ही समस्या हो रही थी, वो अपने आप को ही सरवाइव नहीं कर पा रहा था, अपना जीवन ही सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा था, रोटी कपड़ा मकान की भी उसकी दिक्कत थी। अगर अमेरिका के लोग मार मार करके इन्हीं लोगों को वापस इनके क्षेत्र में भेज देंगे जहां पर जल का अभाव है, ज्यादा उद्योग नहीं है, किसी भी तरीके से आजीविका के साधन नहीं है, तो वहां पर वह बहुत तेजी से प्रजनन करेगा, बहुत जल्दी जल्दी बच्चों को जन्म देगा, और उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां जो है उसे वही चीज फेस करनी पड़ेगी जो शहर में जाने से पहले वो फेस कर रहा था, कि भरण पोषण की समस्या उसके आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ भी रहेगी, फ्यूचर जनरेशंस में भी रहेगी। बट इफ यू एक्सटेंड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन आप अगर उनकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, टू हिम यू ऑल्सो इन्फेक्ट हिम, अगर आप उनकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तब भी आप उन्हें इन्फेक्ट कर देंगे, प्रभावित करेंगे विथ योर मेलेडाइज, अपने रोगों से। बिसाइड्स, इसके अलावा, स्टैब्लिश इन योर मिडेस्ट ऑफ रिजर्वरीज ऑफ डिजीज जर्म्स, और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा आप देश के बीचों बीच, मिडिस्ट के अंदर, आपके मिडिस्ट में, आपके बीचों बीच आप एक भंडार बना लेंगे जिसके अंदर डिजीज वाली जर्म्स हैं, यानी कि बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप देखते हैं कि नैतिकता की स्थिति अलग है, नैतिकता की स्थिति ये कह रही है कि कोई गांव का व्यक्ति शहर में आके रह रहा है तो उसका अधिकार है, वो रह सकता है, आपके साथ बढ़ सकता है, भारतीय है। जितना शहरों पर आपका शहर में रहने वाले लोगों का अधिकार है, उतना ही ग्रामीण लोगों का भी अधिकार है कि वो आकर के आपके यहाँ बस सकते हैं। लेकिन उनके बसने को हम इमोशनली देखते हैं तो हमें लगता है बहुत सही है, लेकिन वास्तविकता में देखें तो यहां रहना कहीं ना कहीं न केवल उनके खुद के जीवन के लिए घातक है, बल्कि और लोगों के जीवन के लिए भी घातक हो सकता है। ये होता है वैज्ञानिक नजरिया, जिसमें एथिक्स या इमोशंस को कोई जगह नहीं दी जाती। एक ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर ग्रामीण क्षेत्र में रहने का आदी है, शहरी क्षेत्र में वह नहीं रह पा रहा है। जाते हैं, मेरे तो बहुत सारे यहां से बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाते हैं, बोले मैं जाऊंगा यार, हफ्ते भर दिल्ली रह के आऊंगा दोस्त के पास, 4 दिन में वापस आ जाते हैं। बोले भाई क्या है दिल्ली? बोले धुआं धुआं, बोले मेरा तो गला छिल गया खांस खांस के यार। इसका मतलब क्या है?
उसकी बॉडी आदि है साफ सुथरी हवा की, और अचानक से उसकी बॉडी, उसका शरीर जैसे ही ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंचा, उसकी बॉडी रेसिस्ट करना शुरू कर देती है आसपास के एनवायरनमेंट को। अब ऐसा व्यक्ति अगर वहां रहे, जबरदस्ती वहां रहे, खांसता रहे खांसता रहे खांसता रहे, तो खांसने से वो अपने अंदर के जीवाणु जो है वहां के लोगों में भी फैलाएगा, और जब वहां के लोगों में फैलाएगा तो एक तरीके से ऐसे व्यक्ति को आपने अपने क्षेत्र में रख करके एक बीच में आपने एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया है जो चारों तरफ जीवाणु फैला रहा है। ये वैज्ञानिक नजरिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय। टेक केयर। बाय।